महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने पर है और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अजित पवार जनसम्मान यात्रा पर निकल पड़े हैं। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने योजना की घोषणा की थी, महाराष्ट्र मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना, यानी महिलाओं को हर महीना 1,500 रुपया दिया जाएगा सरकार की तरफ से और उसकी पहली किश्त अभी अगस्त महीने में दी जा रही है। और इस योजना के बलबूते पर महायुति सरकार दोबारा जीतने की ख्वाहिश रखे हुए हैं। किस तरीके से ये जनसम्मान यात्रा रहेगी और क्या चुनावी उनकी रणनीति रहेगी, मेरे साथ अजित पवार खुद इस वक्त मौजूद है और पहला दिन है उनकी यात्रा का। दादा, बदले बदले रंग आपके नजर आ रहे हैं इस यात्रा में, हम देख रहे हैं पिंक कलर दिखाई दे रहा है, आप हंस रहे हैं, योजना के बारे में बात कर रहे हैं, महिलाओं से मुखातिब हो रहे हैं। क्या क्या ये चेंज क्यों आ रहा है? आपको लगता है कि यही योजना है जो आपको आपका बेड़ा पार कर सकती है? ऐसा नहीं, इतने साल मैं पॉलिटिक्स कर रहा हूँ, पॉलिटिक्स में हूँ, लेकिन तब मैं आज जो पोस्ट मुझे मिली है वो पोस्ट पे मैं नहीं था। तब उसकी जिम्मेवारी खुद साहब के ऊपर थी, अभी वो जिम्मेवारी मेरे ऊपर है। मेरे साथ ये सब साथी आए हुए हैं। मुझे अभी काम करते वक्त खाली विकास और ये जो गरीब जनता है उसको मदद करने का मैंने तय किया है और यही इश्यू लेके मैं असेंबली इलेक्शन में लोगों के सामने जा रहा हूँ। आज जो जन सम्मान यात्रा मैंने शुरू की है उसका कारण भी वही है, क्योंकि मैंने इस बजट पेश किया अभी कुछ महीने पहले। उस बजट में मुझे तो 10 साल का बजट पेश करने का अनुभव है, इसीलिए वो बजट पेश करते वक्त मैं रूरल में काम करता हूँ, मैं अर्बन में काम करता हूँ। बहुत जगह मैंने देखा है कि क्या क्या मुसीबत लोगों के ऊपर आती है और उनमें से महिलाओं के ऊपर क्या प्रॉब्लम आता है वो मैंने देखा है। इसीलिए मैंने तय किया कि जो 2.5 लाख के नीचे जिनका पर ईयर इनकम है उनको अपने को मदद करनी है, इसीलिए मैंने वो लाडली बहन योजना लाई। लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये चुनावी घोषणा है। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। 1 साल हो गया आपको इस सरकार में आने के बाद। लोकसभा चुनाव में महायुति का जिस तरीके से पतन हुआ, जिस तरीके से आपको उम्मीद थी उस तरीके से आपको सीटें नहीं मिल पाई, उसके बाद अब विधानसभा चुनाव जीतना है तो कोई एक ऐसी योजना चाहिए। मध्य प्रदेश में ये योजना काम कर रही थी जिससे शिवराज सिंह चौहान दोबारा जीते थे मध्य प्रदेश में 1 साल पहले, तो आपने भी यहाँ पर ये योजना लाके रख दी। इस तरीके से हमेशा कोई भी गवर्नमेंट पूरे देश में काम करते वक्त या स्टेट में अपने काम करते वक्त कौन सा अगर योजना हमने लोगों के सामने लाने के बाद लोगों को उसमें ज्यादा सपोर्ट मिलता है ऐसा देखते हैं। जैसे अपने यहाँ EGS एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम ये पहले अपने महाराष्ट्र में थी, बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट ने उठाई और उन्होंने पूरे देश में उसका इम्प्लीमेंटेशन, मनरेगा जिसको आजकल कहा, उसके बाद उन्होंने मनरेगा का उसका नाम दिया है। ऐसे बहुत सी योजना है। जैसे हमने पहले संत गाडगे बाबा ग्राम स्वच्छता अभियान, RR पाटिल, हम सब साथ काम कर रहे थे, तब हमने ये लाई। फिर स्वच्छ भारत अभियान आया जो प्रधानमंत्री जिसको प्रमोट कर अपने महाराष्ट्र में, वो संत गाडगे बाबा ग्राम स्वच्छता अभियान स्कीम बहुत पॉपुलर हुई और कुछ विलेजेस इतनी अच्छी बन गई कि पूछो मत। लोगों की उसमें इन्वॉल्वमेंट थी, लोगों ने कॉन्ट्रीब्यूशन निकाल के उसमें पैसा खर्च किया था, ऐसा सब हुआ था। तो इस दफा हम सोच रहे थे, मुझे तो बहुत दिन मेरे मन में था कि बिजली के बारे में माफी लोगों को देनी चाहिए। एक दफा ये प्रयोग हुआ लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ, 6 महीने के बाद वो विड्रॉ की। लेकिन इस दफा बहुत सोच विचार करके हमने ये स्कीम लाई है। लेकिन दादा, नॉर्मली ऐसा होता है कि कोई भी इस तरीके, आप जो यात्रा निकाले हुए हैं उस तरीके की यात्रा तब निकाली जाती है तब जब आप ये कह रहे हैं कि मुझे आप जितवा के दीजिए, मैं आपका प्रमुख बनूंगा, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा और मैं ये योजनाएं देखूंगा कि ये योजनाएं जारी रहे। आज की स्थिति में क्या आपका ये दावा है कि विधानसभा चुनाव के बाद आपके पास
नेता पद मिले इस यात्रा के जरिए, ताकि ये योजनाएं आप जारी रख सकें? देखो, मैं आज पहली दफा ही जन सम्मान यात्रा के बारे में बाहर निकला हूँ। मैंने सुबह जब स्पीच दिया उसमें मैंने क्लियर बताया कि ये जो योजनाएं हमने फार्मर्स के लिए, युवा युवतियों के लिए या लेडीज लोगों के लिए दी है, बहनों के लिए दी है, माय माउली के लिए दी है, तो ये सब योजनाएं आगे भी अच्छी तरह से चालू रखनी चाहिए। ऐसा अगर लगता है तो हमें आप वापस मौका दे दो। मैंने बहुत साल फाइनेंस डिपार्टमेंट देखा है, इसीलिए मुझे मालूम है रिसोर्सेस कैसे बढ़ाने का, खर्चा जो करने की जरूरत नहीं वो कैसा कम करने ये बंद नहीं होंगी योजना बंद नहीं होगी। लेकिन इसके दो क्लेमेंट है इस योजना के। मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि वो भी कह रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री लाड़की बहन यानी मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना है, तो मैंने ये योजना लाई है। आप कह रहे हैं कि आपने ये योजना रखी। ठीक है ना, ये हमारी महायुति सरकार ने योजना लाई है। बजट मैंने पेश किया, जो भी डिसीजन होता है वो कैबिनेट लेती है, किसी एक की योजना नहीं है कि सबने मिलके ये योजना तैयार की। अलग अलग योजनाएं रहती है कि कौन सी योजना लानी चाहिए, फिर आपका क्या कहना है, आपका क्या कहना है, आपका क्या कहना है। ऐसे मिनिस्ट्री में कैबिनेट में चर्चा होती है, प्रमुख लोग बैठते हैं, उसके बारे में चर्चा कर देते हैं और फिर उसमें से योजना ज्यादा करके फाइनेंस के बारे में सोचना पड़ता है कि कैसे कहाँ से आप लाएंगे, कैसा पैसा खड़ा करेंगे, कैसे रिसोर्सेस हम बढ़ाएंगे, ये सब करके हम फिर योजना लाते हैं। लेकिन हुआ ये कि लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी के दो मुखपत्रों में ये बात आई कि अजीत पवार को लेने की वजह से हमारा नुकसान हो गया, अगर अजीत पवार साथ में नहीं होते तो लोकसभा में हम निकाल लेते हैं। अब आप जो जिस तरीके की यात्रा कर रहे हैं, दोबारा ये अब सवाल उठ रहे हैं कि भाई ये तो पूरा क्लेम कर रहे हैं इस योजना को लेकर। ये देखो, ऐसा कुछ नहीं है, हम सब साथ मिलके काम कर रहे हैं। एक पेपर में ऐसा कुछ आया, ऑर्गेनाइजर में तो आया विवेक, ठीक है ना, ये उनका मुखपत्र है आरएसएस का। ठीक है, आरएसएस का मुखपत्र है, बीजेपी का तो नहीं है ना, बीजेपी का तो नहीं है ना। और हर एक को, आपको भी किसी के खिलाफ कुछ स्टेटमेंट निकालने का अधिकार है, हर एक कोई किसी के बारे में स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, उनको उनकी राय वैसी होगी, उन्होंने निकाल। मुझे उसमें मैंने ऐसे कोई भी स्टेटमेंट के बारे में मैं विरोध करने वाला नहीं हूँ। किसी को किसी ने मुझे मेरे बारे में कुछ अलग क्या कमेंट्स किया तो भी मैं उसका जवाब दे। लेकिन बीजेपी हाईकमान और आपकी क्लैरिटी क्लियर है कि आप साथ में क्लियर है और हम खाली विकास के बारे में और ये योजनाओं के बारे में आप देखो, मैं आज आपको साहिल बताता हूँ, पूरा चुनाव खत्म होने तक मैं किसी के ऊपर कुछ एलिगेशन नहीं करने वाला। कुछ जो अपने को किसी के खिलाफ स्टेटमेंट निकालने के बाद उसमें कुछ किसी को कुछ मिलने, एलिगेशंस तो शुरू हो गए ना। आपने अभी देखा कि हाल ही में पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि उनसे देवेंद्र फडणवीस एक एफिडेविट लिखवाना चाह रहे थे कि जिसमें आपके बेटे के खिलाफ वो कुछ लिखे। प्रूफ है क्या? उन्होंने कहा कि वो प्रूफ है क्या? देवेंद्र फडणवीस के एक व्यक्ति आए थे उनके पास, उनका नाम। सुनो, इतने साल क्यों चुप बैठे? 2 साल किसने रुकवाया था? तो आपको लगता है वो झूठ बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं? मुझे उसके बारे में मुझे कमेंट्स ही नहीं करनी है बाबा। किसी ने क्या कहा मैंने पहले ही तो आपको बताया। मैं XYZ ने ये कहा, ABC ने वो कहा, ऐसा कुछ कहा, ठीक है, उनको ठीक लगा, उन्होंने कहा, मुझे उसके बारे में रिप्लाई नहीं देने का। एक और चीज, लोकसभा चुनाव में बीजेपी बार बार ये कह रही थी कि मुस्लिम समुदाय और दलित समुदाय उनके खिलाफ चले गए, महाराष्ट्र में खास करके, जिसके वजह से उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ा। यही बात आपको भी फेस करनी पड़ी। जिस तरीके के स्टेटमेंट महायुति को, पूरे महायुति को फेस करनी पड़ी। कुछ प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट्स थे शरद पवार के बारे में कि भटकती आत्मा या उस तरीके के स्टेटमेंट्स की वजह से नुकसान जो हुआ उसके बारे में अभी चर्चा करने की जरूरत नहीं है। बट उससे नुकसान हुआ, जो हुआ अभी जो हुआ तो हुआ, उसके बारे में मैं कमेंट्स भी नहीं करना चाहता है। नो कमेंट्स। मैं आगे का सोचता हूँ। सही है, लेकिन आगे का सोचता हूँ। आपको इन कम्युनिटीज को तो बताना पड़ेगा कि मैंने बताया, मैंने संविधान के बारे में मैं बोल रहा हूँ। अभी हमारी जन सम्मान यात्रा में भी मैं बोलूंगा
कि ये जो उन्होंने नैरेटिव सेट किया था वो इतना गलत था। संविधान भवन हम अलग अलग जगह पे बना रहे हैं। हम संविधान के बारे में रिस्पेक्ट देते हैं। संविधान अपना इतना बढ़िया है कि पूछो मत। हम बोलते हैं कि जब तक चांद और सूरज रहेगा तब तक संविधान कोई बदलेगा नहीं। लेकिन अब जैसे देखिए ना सर कि अभी सुप्रीम कोर्ट के 7 जजेस के बेंच ने एक डिसीजन लिया और कहा कि शेड्यूल्ड कास्ट में क्रीमी लेयर के बारे में सोचना चाहिए, नंबर 1। दूसरा, उन्होंने कहा कि सब कैटेगराइजेशन हो सकता है शेड्यूल्ड कास्ट के भीतर। बीजेपी कहीं ना कहीं कह रही है कि ठीक है, हम उसके लिए तैयार हैं। आपको भी उसकी भूमिका उसमें रखनी पड़ेगी। आप गलत बोल रहे हैं, वैसा कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने या 7 के बेंच ने क्या डिसीजन देना है वो उनका अधिकार है। वो उनका अधिकार सबको मानना ही पड़ता है। अभी इसके बारे में जो स्टेटमेंट आया है उनका, उसके बारे में हर एक स्टेट अपना अपना सोचने वाले हैं। अपने अपने, जैसे हमें अपने महाराष्ट्र में एनटी के बारे में ABCD उसका जो सब कैटेगराइजेशन है, उसी हिसाब से हम इस कम्युनिटी के बहुत जो जिनकी मालूमात बहुत है, जो उन्होंने ज्यादा उसके बारे में स्टडी किया है, ऐसे लोगों के साथ पहले बात करेंगे उसी कम्युनिटी के कि ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, आपका क्या कहना है, क्या करना सही रहेगा। क्योंकि वो उस कम्युनिटी में ये करते हैं ना, वहां से आते हैं ना, तो इसीलिए उन सबको मिलके पूछकर हम उसके बारे में डिसीजन लेंगे। और जो बीजेपी का एक एंटी मुस्लिम स्टैंड की तरह उनको दिखा जाता है, लव जिहाद को लेकर महाराष्ट्र में कई जगह पे वो सवाल उठा रहे हैं, उसको आप कैसे मेल खाएंगे? आप अपने आप को सेक्युलर पार्टी कहते हैं। हम हमारी पार्टी सेक्युलर है। हम हमेशा बोलते हैं, जैसे उद्धव ठाकरे साहब के साथ भी हम थे गवर्नमेंट में, तब भी हम सेक्युलर की विचारधारा कहीं छोड़ी नहीं थी, अभी भी नहीं हम छोड़ने वाले। हम खाली विकास के लिए साथ साथ रहे और विकास, ज्यादा से ज्यादा विकास करना चाहते हैं। ज्यादा से ज्यादा गरीब लोगों को ऊपर कैसे उठाना, ये हमारी कोशिश है। आखिर में सर, क्या आपने कल की इसमें बोला कि आपके हाथ से मुख्यमंत्री बनने की एक चांस चला गया? नहीं, वो उसके बारे में आप बनना चाहते हैं कि नहीं बनना चाहते? वो एक बुक का ये था, प्रकाशन था, उसके बारे में एक चर्चा चालू थी। ऐसा ही ये बहुत सीरियसली लेने की जरूरत। आपको बनना तो है, आप इच्छा तो है सीरियस। अरे किसकी आपको संपादक बनने की इच्छा नहीं? तो मैं तो हूँ, मतलब, लेकिन आपको संपादक बनने की इच्छा थी, इसीलिए आप संपादक बने ना। उसी हिसाब से हर एक को पॉलिटिक्स में, किसी को मिनिस्टर बनने की इच्छा रहती है, किसी को डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर। अभी मैं 4 दफा डेप्यूटी चीफ, 5 दफा डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बना हूँ। अगर मेरे नसीब में होगा तो हो जाऊंगा। यही मौका है, जन यात्रा है ये मौका, ऐसा नहीं कोई कह सकते। काम करना हमारी कोशिश है और हम करेंगे। धन्यवाद सर।